छत्रपती शिवाजी महाराजांचा ही जन्मभूमी आहे आणि शिवनेरी किल्ल्यावर तिथीनुसार शिवजयंतीला सुरुवात कोणी केली असेल तर ते बिंदू माधव जोशींनी. त्याच्यानंतर राज्य शासनाची शिवजयंती तारखेनुसार चालू झाली आणि आजही बिंदू माधव जोशींनी जो पायंडा पाडून दिलाय, इथले अनेक शिवभक्त तिथीनुसार ती शिवजयंती साजरी करतातच. आणि म्हणून त्यांचं जे जुन्नर तालुक्याचं आमचं सगळ्यांचं पूर्वीपासूनचं खूप मोठं असं नातं आहे आणि त्यांनी ही जी चळवळ चालू केलेली आहे ही देशातल्या सर्वसामान्य लोकांना न्याय देण्याची ही चळवळ आहे. जुन्नरचा नागरिक जो असेल, मी तर सांगेल की महाराष्ट्रातल्या सगळ्यात समाजाने कुठला असेल तर तो जुन्नर मधला आहे. का तर इकडं सगळेच लोक एकमेकांवर इतके प्रेम करणारे आहेत. कुठल्याही पक्षाचा माणूस असला, आमच्या वेगळे विरोधी पक्ष जरी असले तरी द्वेष इथं अजिबात नाहीये. आणि जो दमदाटी करेल, दादागिरी करेल, द्वेष करेल, त्याला इथं लोक स्वीकारत सुद्धा नाही. पण लोकांच्या मागे ताकदीने उभा राहण्यासाठी ग्राहक पंचायत कुठल्याच पक्षाकडे इन्क्लाइन न होता सगळ्याच पक्षाचे नेते ग्राहक पंचायतीची खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये मदत घेत असते. हे मी माझ्या राजकीय जीवनामध्ये, माझे वडील आधी 4 टर्म आमदार होते, काही दुसऱ्या पक्षाच्या मध्ये 1-2 वेळा आमदार होते, या सगळ्यांनी घेतली आणि त्याला चांगल्या पद्धतीची मदत या ग्राहक पंचायतीच्या माध्यमातून झाली. याचा आनंद, समाधान. खरं तर सर्व सुरू केली तेव्हा अनेकांच्या मनामध्ये अनेक प्रश्न निर्माण झाले होते. ग्राहक चळवळ म्हणजे चळवळ शब्दाचा अर्थ कोणाच्या तरी विरुद्ध, आणि म्हणून ही चळवळ व्यापाऱ्यांच्या विरुद्ध आहे का, असे अनेक प्रश्न त्यावेळच्या वर्तमानपत्रामध्ये अनेकांनी उभे केले. पण ही चळवळ कोणाच्या विरुद्ध नाही, ती उचित व्यापाराची पुरस्कर्ती आहे, अनुचित व्यापाराच्या विरुद्ध आहे असं म्हणणं त्यावेळच्या कार्यकर्त्यांनी अनेकांच्या समोर मांडलं, अनेकांचे गैरसमज दूर केले. दुसरा गैरसमज असा होता की चळवळ नफ्याच्या विरुद्ध आहे, व्यापारी नफा घेतात ते नफ्याच्या विरुद्ध आहे. परंतु ही चळवळ नफ्याच्या विरुद्ध नव्हती, तर नफेखोरी विरुद्ध होती. अनेकांना वाटलं की ग्राहक चळवळ म्हणजे वस्तू आणि सेवा स्वस्त देणारी चळवळ, परंतु तेही लोकांचा गैरसमज होता. ग्राहक पंचायतीने त्यांच्या मनातला गैरसमज काढला. ही चळवळ स्वस्त मिळण्यासाठी नसून उचित भाव मिळाला पाहिजे, त्याचबरोबर उत्पादन मूल्यावरती आधारित त्याचं मूल्य ठरलं पाहिजे, यासाठी आग्रही आहे. ग्राहक चळवळीने, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीच्या ग्राहक चळवळीने या देशाला 1986 सालीचा ग्राहक संरक्षण कायदा दिला. खरं तर यापूर्वी देखील ग्राहकांच्या संरक्षणासाठी अनेक कायदे होते, आजही आहेत. परंतु या कायद्यामुळे न्याय मिळत नव्हता. न्याय मिळत असेल तर तो खर्चिक होता. तो जशी खर्चिक होता तसा वेळ काढूपणा होता. आणि म्हणून ग्राहकांना अतिशय कमी वेळामध्ये, कमी खर्चामध्ये न्याय मिळावा म्हणून बिंदू माधव जोशी, नागपूरचे बॅरिस्टर गोविंदास मुंदडा असे अनेक कार्यकर्ते एकत्र आले. त्याच्यामध्ये मागो वैद्य, खासदार रामभाऊ माळगी अशा अनेकांनी आम्हाला मदत केली. आणि 1969 साली या ग्राहक संरक्षण कायद्याचं प्रारूप अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने सुरू दिलं. 1969 तर 1986 या प्रदीर्घ काळामध्ये हा संरक्षण कायदा यावा यासाठी आपण प्रयत्न केले आणि 1986 साली हा ग्राहक संरक्षण कायदा आला. ग्राहक पंचायतीची स्थापना झाली, पण काही कालावधीनंतर या चळवळीला ग्राहक कायद्याची गरज भासू लागली. 1978ला ग्राहक पंचायतीच्या प्रयत्नातून एक कायद्याचा मसुदा, ग्राहक संरक्षण कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला. आणि 1978 ते 1986 या कालखंडामध्ये ग्राहक संरक्षण कायद्याचा मसुदा जो तयार केला तो स्वर्गीय इंदिराजी गांधी असतील, स्वर्गीय राजीव गांधी असतील, यांना हा कायद्याचं महत्त्व पटवून सांगितलं आदरणीय नानांनी. आणि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीच्या प्रयत्नातून ग्राहक संरक्षण कायदा हा पारित झाला आणि जगाच्या इतिहासामध्ये नोंद करणारा असा कायदा पारित झाला. आणि ग्राहक खऱ्या अर्थानं त्या दिवशी राजा झाला, त्याशिवाय हा कायदा मंजूर झाला.
हा कायदा पास झाला. कायदा पास झाल्यानंतर न्यायमंचाची रचना उभी राहिली, ग्राहक परिषदा उभ्या राहिल्या, सर्व ग्राहक मंत्रालयाची रचना निर्माण झाली आणि त्याच माध्यमातून ग्राहक पंचायत रचनात्मक मॉडेल या देशाला दिलं. एक भारतीय ग्राहक चळवळीचा सिद्धांत रचना आणि कार्यपद्धती घालून दिली. हे काम करत असताना ग्राहक पंचायतीने काही पथ्य पाळली. यातलं महत्त्वाचं एक पथ्य आहे ते म्हणजे राजकीय शोषणमुक्त राजकीय पक्षापासून दूर राहून सेवा कार्य ग्राहक पंचायतीनं अंगीकारलं. या सुवर्ण महोत्सवाच्या निमित्ताने गाव ते ग्राहक पंचायत हा संकल्प ग्राहक पंचायतीने सोडलेला आहे आणि म्हणून येणाऱ्या वर्षभरामध्ये चळवळीतले कार्यकर्ते गावोगाव जातील. वर्षभराचा कार्यक्रम ग्राहक पंचायत या निमित्ताने दिलेला आहे. आपणा सर्वांना वाटत असेल ग्राहक पंचायत म्हणजे तेल तूप स्वस्त इतकी मर्यादित चळवळ नाही, ही देशव्यापी चळवळ आहे. उत्पादनात वाढ, वितरणात समानता आणि उपभोगावर संयम ही त्रिसूत्री ग्राहक पंचायतीने मांडली आणि म्हणून नीतिमूल्ये, देशाची बांधिलकी, स्वदेशीचा वापर ही ग्राहक पंचायतीने अंगीकारलेलं एक तत्त्व आहे आणि ती तत्त्व ग्राहक पंचायत प्रत्यक्ष कृतीतून अंमलात आज रोजीला आणत आहे. ग्राहक येव राजा आणि राष्ट्र देवो भव, समतेचा अमृतकुंभ आणण्यासाठी दुष्टशक्तीच्या सर्पांना पायाखाली रगडून पक्षराज गरुडाप्रमाणे आकाशात घेप घेण्याचं काम, हे शुद्धतेचा आग्रह ग्राहक पंचायतने धरलेला आहे. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की जो रचना है, स्थापना है, उसकी जो पूर्व भूमिका है वो है वेदना. इस संस्था और इस विचार का जो जन्म हुआ एक वेदना में सब हुआ है. जो हमारे मन में एक वेदना है त्रस्त लोगों के लिए, पीड़ित लोगों के लिए, जो वेदना है उसके कारण हम रह नहीं पाते हैं और ये काम हम निरंतर 50 वर्ष से कर रहे हैं. कितनी बार ऐसा प्रश्न होता है विवेकानंद जी जो है उसको और ग्राहक को क्या निस्बत है, जो हमने विवेकानंद जी को आदर्श एक व्यक्ति की तरह के रखा हुआ है. अपने हर एक कार्यक्रम में हम विवेकानंद जी का चित्र रखते हैं, उसका पूजन भी करते हैं. तो विवेकानंद जी ने बताया कि भाई ये जो मंदिरों में पूजा वगैरह करते हैं वो तो ठीक है, परंतु सही पूजा दरिद्र नारायण की पूजा है, गरीब की पूजा है. अगर दरिद्र नारायण की सेवा करोगे तो प्रभु की सेवा है. तो वही काम ग्राहक पंचायत कर रही है और इसलिए ग्राहक पंचायत ने स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श रखकर और हम 50 वर्ष से काम कर रहे हैं. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का जो काम है एक अभी आंदोलन का स्वरूप ले लिया है. सिर्फ ग्राहक का हित नहीं परंतु राष्ट्र हित और समाज हित दोनों को देखकर और हम काम कर रहे हैं. तो इस प्रकार का एक ग्राहक आंदोलन हम चला रहे हैं. सिर्फ अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत एक संस्था नहीं है पर अभी एक आंदोलन बन गई है. अगर भारतीय ग्राहक आंदोलन को समझना है, भारतीय ग्राहक आंदोलन में शब्द इसलिए ऊपर कर रहा हूँ कि विदेश में भी ग्राहक आंदोलन चल रहे हैं, पर उनका लक्ष्य क्या रहता है? सिर्फ ग्राहक को कुछ फायदा करवा देना या व्यापारी को धमकी देना, उससे कुछ ऐंठ लेना, ये सब कार्यक्रम रहते हैं. जबकि हमारा जो ग्राहक आंदोलन है, भारतीय ग्राहक आंदोलन है, वो एक भारतीय चिंतन के ऊपर आधारित है. और इसलिए अगर भारतीय ग्राहक आंदोलन को समझना है तो अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के काम को आपको समझना ही पड़ेगा. ऐसी कोई भी संस्था नहीं है इस देश के अंदर जो भारतीय ग्राहक आंदोलन को हम समझ सके. तो इस प्रकार का अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का जो अपना संगठन है एक बहुत महत्त्वपूर्ण विचार को लेकर हम काम कर रहे हैं. मध्य महाराष्ट्रासारख्या या आपल्या भागामध्ये केवळ तालुक्यामध्येच नाही तर गावागावापर्यंत आपली ग्राहक पंचायत गेलेली आहे. तिथे आपला 1 ना 2 कार्यकर्ते तिथे उभे आहेत आणि अत्यंत सरळतेने ज्या पद्धतीने ग्राहक पंचायतीला आणि बिंदू माधव जोशींना अपेक्षित होतं असं काम आपण करतो आहे. हे सगळ्यात महत्त्वाचं इथे मला तुम्हाला सगळ्यांना सांगावंसं वाटेल. याच पद्धतीने आपल्याला पुढे पण काम करत राहायचं आहे. प्रांतातले सर्व कार्यकर्ते आपल्याला एक माहिती आहे की जसं मी अनेक जणांची नावं घेतले म्हणजे स्वाभाविकपणे म्हणजे जसं मला रमेशला किंवा धनंजयला सुद्धा बापूंची आठवण ही स्वाभाविकपणे आता भेडसावत असेल
त्याच पद्धतीने आपल्याही जवळचे असे अनेक कार्यकर्ते असणार आहेत की ज्यांच्या आठवण आल्यानंतर आपल्याला अशा पद्धती उत्पादन मूल्य क्या है ये बताइए, क्यों बताइए? क्योंकि उत्पादन मूल्य के आधार पर यह तय होना चाहिए कि उस चीज की कीमत कितनी रहेगी, एमआरपी कितना रहेगा उसका। अभी 4 दिन पहले एक पोस्ट अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डली थी। वो ऐसी थी कि एक दवा, एक इंजेक्शन 5,224 रुपये 73 पैसे की एमआरपी लिखी हुई है उस पर। और किसी मेडिकल वाले से अपने कार्यकर्ता ने कहा कि इस इंजेक्शन की मेरे को ज़रूरत है, लेकिन ये बहुत कीमत दिख रही है इसकी। उसने बोला बाबूजी मैं ला के देता हूँ आपको, और उसने 300 रुपये में ला के दे दिया। जिस पर लिखा 5,224 रुपये 73 पैसे है, वो 300 रुपये में कैसे मिल गया? और 300 रुपये में कोई घाटा दे के दे रहा है क्या? इसका मतलब ये कि एमआरपी कितनी लिखना है इसकी कोई पॉलिसी नहीं है, और इसलिए जिसकी जो मर्जी हो वो लिख देते हैं। अगर मैंने ये कहा कि भाई ये 5,000 रुपये बहुत होते हैं, तो बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं मेरी ओर से आपको छूट दे देता हूँ, 4,000 में दे दो। तो फिर उसके बाद और कम कराने में हमको भी शर्म आएगी। हम 4,000 दे देंगे, मिलना कितने में चाहिए? 300 में मिलना चाहिए। और इसलिए जो बात एक कही गई है कि मूल्य, उत्पादन मूल्य क्या है ये बताया गया है, इसको लेकर हमें इस वर्ष व्यापक मात्रा में, व्यापक स्तर पे और प्रबुद्ध जन गोष्ठियों का आयोजन करना है। इन प्रबुद्ध जन गोष्ठियों में ये विषय, हमें बार बार ये विषय उठाना है, इस विषय पर व्यापक चर्चा करानी है हमें। उस चर्चा में से ये निष्कर्ष आना चाहिए कि आम समाज का ये मन बनना चाहिए कि एमआरपी लिखने की कोई पॉलिसी तय होना चाहिए, और वो जो पॉलिसी है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के आधार पर हो। ये मन समाज का अगर बनाना है हमें, तो हमें व्यापक स्तर पर चर्चा चलाने की जरूरत है। इसलिए 1-2 प्रबुद्धजन गोष्ठियों से काम नहीं चलेगा इसका। एक जिले में 50-50, 100 स्थानों पर, और प्रबुद्धजनों को एकत्रित करना, सीए के बीच में, डॉक्टर्स के बीच में, वकीलों के बीच में, अन्य प्रोफेशन के जो लोग हैं उनमें, व्यापार जगत में, प्रत्येक जगत में हमें जाकर और ये विषय रखने पड़ेंगे हमें कि हमारी पॉलिसी किस प्रकार की हमें बनानी है। ये होने के बाद में फिर सरकार पर कोई हम दबाव बना सकते हैं कि भाई कोई पॉलिसी बने इसकी। जब पूरे देश भर में एक मन बन जाता है सबका, तो फिर उस पर फिर काम होना चालू हो जाता है, और इसलिए इस पर करना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है, तो हम कहते हैं कि किसान की उपज कितने में लेते हो आप? एक बार, एक 4-5 साल पहले की बात है, प्याज का उन्होंने बोला कि हम आपको 50 पैसे देंगे, 50 पैसे किलो में प्याज खरीदेंगे किसान से। तो किसानों ने कहा कि ठीक है। उन्होंने कलेक्टर ऑफिस के सामने प्याज ढोल दिया और उस पर ट्रैक्टर घुमा दिया और चले गए। उसके बाद उसको साफ करने में 5 रुपए किलो के पैसे लग गए। ये 5 रुपए किलो अगर किसान को दे देते तो क्या बिगड़ जाता है? लेकिन किसान से अगर ज्यादा पैसे में लिया तो ग्राहक को महंगा मिलेगा, ये बोलकर किसान और ग्राहक को आमने सामने खड़ा करने का प्रयास किया जाता है, जो पूरी तरह झूठ है। अगर कोई चीज है उसको प्रोसेस करना है, प्रोसेस करने के लिए मजदूर लगते हैं, तो मजदूरों को ज्यादा पैसा नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि मजदूरों को पैसा ज्यादा दिया तो कीमत बढ़ जाएगी, कीमत बढ़ेगी तो ग्राहक को महंगा मिलेगा, ऐसा बताया जाता है। मजदूर और ग्राहक को आमने सामने खड़ा किया जाता है। सही स्थिति यह है क्या? तो सही ये नहीं है। सही क्या है? एक अखबार में एक दिन 6 कॉलम का समाचार छपा। उन्होंने कहा कि 2 रुपए किलो में ये सब्जी किसान से खरीदी जा रही थी। किसान को इतना गुस्सा आया, उसने कहा कि मेरा तो भाड़ा भी नहीं निकल रहा है। उसने बोला मुझे नहीं बेचना है, उसने गायों को खिला दिया। और अगले उसके बाजू में एक फोटो दिया था उन्होंने, और उन्होंने कहा था कि शाम को यही सब्जी मंडी में 40 रुपए किलो में मिल रही है। यानी किसान को आप 2 रुपए भी देने को तैयार नहीं हो
और ग्राहक से 40 रुपए लेंगे, ये 38 रुपए का क्या खेल है तुम्हारा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर आपको लग रहा है कि ये 2 रुपए का है तो आप 10 रुपए से ज्यादा में नहीं बेच सकते, ये पॉलिसी होनी चाहिए। या अगर ग्राहक से 40 रुपए ले रहे हैं आप, तो किसान को 10 रुपए देने में क्या बिगड़ गया आपका, ये बताइए। इसलिए ये खेल है, ऐसा छोड़ देने का विषय नहीं है ये। और ठीक है कि हम लंबे समय से उठा रहे हैं, लेकिन हम उठा रहे हैं मतलब हम उठा रहे हैं। इस वर्ष हम ये स्थान स्थान पर ये आयोजन करके और स्थान स्थान पर प्रबुद्धजनों को जोड़ते हुए, और ये विषय समाज का विषय बन जाए और समाज इस विषय को उठाने लग जाए, ये अगर हमने कर लिया तो हम सफल हो जाएंगे। मुझे लगता है कि इस दिशा में हमको काम करने की जरूरत है।